श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, मरीजों के लिए दवाएं उनके लिए जिंदगी होती हैं, हमेशा हम यही मानते हैं और उम्मीद भी होती है, लेकिन लगता है कि अब इसी जिंदगी से खिलवाड़ शुरू हो गया है, क्योंकि जिन दवाइयों पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उन्हीं के साथ मिलावट की खबरें अब सामने आने लगी है। दिल्ली में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो अस्पताल से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की खाली शीशियां खरीदता था, फिर उनमें नकली दवाइयां भर दिया करता था। इसके बाद ये फर्जी दवाइयां मोटा मुनाफा कमाने के लिए मरीजों को बेच दी जाती थी। इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपी राजधानी के एक नामी कैंसर अस्पताल से जुड़े हैं। हालांकि अब ये पूरा गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ दिन पहले आपको बता दें, गाजियाबाद में भी फर्जी दवाओं का एक ऐसा ही रैकेट पकड़ा गया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे ना जाने और कितने गिरोह होंगे जो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर कैसे ये धंधा फल फूल रहा है, साथ ही उन डॉक्टर्स के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है जिन पर भरोसा करके मरीज दुकानों से दवाइयां लेते हैं। और बाद में आपको हम बता दें, दवाइयां नकली जब निकलती हैं, तो आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स के साथ मेडिकल से जुड़े हुए जानकार भी मौजूद होंगे। हम सबका आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ मौजूद है, धर्मशाला कैंसर अस्पताल से है सर। प्रोफेसर रमेश चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर साहब, और साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व एसीपी वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे हम बातचीत करेंगे और इस पूरे मसले को लेकर आज लोगों को हम जागरूक भी करेंगे कि आगे वो इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े से बचें। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मर्ज सचमुच कितना बड़ा है। अभी 7 दिन पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में करोड़ों की फेक मेडिसिन के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ था, और अब दिल्ली में नकली कैंसर की दवाइयों का ये काला कारोबार सामने आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। इसमें 2 लड़के ऐसे हैं जो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वो उनके बेसिकली उनका जिम्मेदारी है कि जो दवाएं कैंसर की यूज़ होती हैं, उनके जो खाली वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। इसका एक प्रोसीजर पूरा होता है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये उनको डिस्ट्रॉय करने की जगह एम्प्टी जो वायल्स होते थे उनको 4 से 5 हज़ार रुपये में ये आगे बेच दिया करते थे। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि नकली दवाइयों का ये काला कारोबार अस्पताल से शुरू होता है और मेडिकल स्टोर तक फैला था। जिनकी जिम्मेदारी कैंसर के कीमोथेरेपी की शीशियों को नष्ट करने की थी, वो कुछ हजार में खाली शीशियां एजेंट को बेचते थे, जिसके बाद शुरू होता था नकली दवाइयों का असली खेल। ये एजेंट कीमोथेरेपी में इस्तेमाल दवाइयों की खाली शीशियों में नकली दवाएं भरते थे। जो इनसे खरीदने वाले हैं वो भी मेडिकल लाइन के ही हैं, वो फार्मेसी में काम करते थे, और उनको ये आइडिया आया था कि इसमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एक एक दवाई कई बार करीब 1.8 लाख का एक वायल होता है। तो ये इनसे खाली वायल ले करके, और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे, जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे। नकली दवाओं के काले कारोबार में फैक्ट्री दिल्ली के डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में चल रही थी। पुलिस के मुताबिक यहीं पर कैंसर की नकली दवाइयां विफिल जैन नाम का शख्स शीशियों में भरता था, जिसके बाद उसका साथी सूरज दोबारा भरी गई इन शीशियों को अच्छे तरीके से पैक करता था। जांच में पता चला कि इन शीशियों में एंटी फंगल दवा होती थी। पुलिस ने इस जगह से 50,000 कैश, 1,000 अमेरिकी डॉलर, शीशी की कैप को सील करने वाली 3 मशीन, एक हीट गन मशीन और 197 खाली शीशी बरामद की हैं। इसके साथ ही पैकेजिंग से जुड़े और भी नकली सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। जो नकली भरी शीशियां बरामद की गई हैं, उनकी कीमत 1 करोड़ 75 लाख बताई जा रही है।
किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड इसमें भर देते थे। तो जो एक पेशेंट होता है वो तो दवाई पे विश्वास करता है, वो सोचता था कि मैं कैंसर की दवाई ले रहा हूँ, और इंस्टेड वो एक रैंडम दवाई उसको मिलती थी जो कि उसके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। फिर इनके कुछ एक इनमें आदमी था जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कई हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है, उसको अभी इसमें वो भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, और वो एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी भी चलाता है। तो वो जो फॉरेन से मेडिकल टूरिज्म के नाम पे मार्केटिंग करके वो लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के नाम से लेकर के आता था, और उन लोगों को भी वो इस तरह से नकली दवाइयाँ बेच दिया करता था। बोलता था कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको सस्ती दवाई दिलवा दूंगा, और वैसी मार्केटिंग करके उनको सस्ते में बेचा करता था। लोग ये सोचते थे कि असली दवाई है, पर वो सारी नकली दवाई होती थी। नकली दवाओं के जानलेवा कारोबार का ये पहला मामला नहीं है। अभी 7 दिन पहले ही गाजियाबाद में करोड़ों की थायराइड और डायबिटीज की नकली दवाइयों की खेप पकड़ी जा चुकी है। जाहिर है सामने आए ये दोनों ही मामले डराने वाले हैं, क्योंकि मामला सीधे मरीजों की जिंदगी से जुड़ा है। 2019 में आई एक रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में बेचे जाने वाली कुल दवाइयों में 20% दवाइयां नकली होती हैं। साथ ही हमारे देश में नकली दवाओं का कारोबार भी 35,000 करोड़ का बताया जा रहा है। ज्यादातर लोगों को असली और नकली दवा का फर्क ही मालूम नहीं। ऐसे में दिल्ली से नकली दवाओं का ऐसा मामला आना और उसमें अस्पताल से जुड़े कर्मचारियों का शामिल होना बेहद चौंकाने वाला है। ये पूरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता था, जो शुरुआत होता था 2 ऐसे कर्मचारियों से जो एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे, और उनकी जिम्मेदारी थी यूज हुई कैंसर के इंजेक्शन की शीशियों को नष्ट कर देना। लेकिन नष्ट करने की बजाय वो परवेज नाम के एक शख्स को 5,000 में उन शीशियों को बेच देते थे, जिसके बाद परवेज नकली दवाइयों के कारोबारियों को इन शीशियों को बेच देता था, और उसके बाद इन्हीं में रिफिल करके लोगों तक ये दवाइयां महंगे दामों पर पहुंचाई जाती थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दवाइयां कैसे लोगों तक ये पूरा जो नेटवर्क है वो पहुंचाता था। कैमरामैन अंकित जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम हमारे संवाददाता हिमांशु से जानकारी लेंगे। हिमांशु, अभी अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी और वाकई चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अपराध की श्रेणी में मुझे नहीं लगता है आती होगी। इसमें तो सीधे किसी के जीवन को खत्म करने की बात है, सीधे किसी के मर्डर करने की बात है। आप कैंसर अपने आप में एक ऐसी बीमारी जहां जीवन और मरण का सवाल होता है, वहां पे आप इस तरह की दवाइयां दे रहे हैं जो सीधे किसी की जिंदगी ले सकता हो। यह बताइए कि अब तक इस पूरे मामले में आगे अपडेट क्या है? लोगों को तो पकड़ लिया गया है जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं, लेकिन आगे क्या कार्रवाई? देखिए, अभी सभी लोग नहीं पकड़े गए, क्योंकि कल तक 7 लोग पकड़े गए थे, और उसके बाद उनसे जब पूछताछ हुई था तो एक टीम पहुंचती है बिहार। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 8वीं गिरफ्तारी इस पूरे रैकेट की हुई है, वो 23 साल का लड़का जो IIT BHU से बीटेक किया हुआ है। 23 साल उसकी उम्र है। सोचिए उसके सामने उसका पूरा करियर था, कितना ब्राइट वो स्टूडेंट रहा होगा कि उसने IIT BHU से उसने पढ़ाई की है, और वो इस रैकेट में शामिल हो गया। और उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके का प्रॉफिट इस पूरे मामले में उसको नजर आया, क्योंकि आप सोचिए 5,000 रुपए के खाली जो शीशियां हैं वो मिल जाती थी। उसमें 150 रुपए की कोई भी इंजेक्शन, जैसा कि स्पेशल कमिश्नर ने हमें बताया कि कोई भी इंजेक्शन की 150 रुपए की लेके एट रैंडम कोई भी, अब वो नुकसान करे, फायदा तो करने से रही, लेकिन वो कितना नुकसान करे। कई ऐसी दवाइयां होती हैं श्वेता जो रिएक्ट कर देती है जी, और ऐसे में मरीज की जान चली जाती है। तो अब आप सोचिए कि वो कैंसर की कौन सी इलाज चल रहा है, कौन सी उसकी दवाइयां चल रही हैं, और ऐसे में जब वो 1,80,000 रुपए की एक टैबलेट, एक इंजेक्शन खरीदता है कि उससे उसकी जान बचेगी। वो परिवार के लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं कि उनके लिए 1,80,000 बहुत मुश्किल रहते हैं। ऐसे में लोग जुटा करके पैसे और मौत खरीद के ले आए। आप समझ लीजिए ऐसी कंडीशन है, क्योंकि उसमें जो दवाई हो सकता है वो रिएक्ट कर दे, हो सकता है वो कंडीशन और ज्यादा खराब कर दे। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें। हिमांशु, ये बताइए, ये जितने लोग मिलकर के यहाँ दिल्ली में ये कारोबार चला रहे थे, फर्जीवाड़ा कर रहे थे, ये कहां से आए हुए हैं? सारे दिल्ली के ही ओरिजिनली रहने वाले थे, या फिर कहां से आए हुए हैं? और साथ ही कब से उनका ये नेटवर्क चल रहा था?
जैसे इसमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 6 लोग जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि एक गुड़गांव का रहने वाला है जो विपिन बताया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड भी है। और एक जो अभी गिरफ्तार हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी आज अभी हुई है, वो मुजफ्फरनगर बिहार का रहने वाला है, जो BHU IIT से पास आउट है। तो कुल 8 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो विपिन है। और जो 7 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे श्वेता, वो कहीं ना कहीं से जो मेडिकल इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए थे। अब सोचिए, जो विपिन है उसने एक मेडिकल टूरिज्म कंपनी बनाता है, वो मेडिकल टूरिज्म कंपनी जिसमें बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये पूरा फैसिलिटेशन करता था कि भाई दवाई कैसे मिलेगी, इलाज कैसे होगा। तो ऐसे ही लोगों को ये टारगेट करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि 2 लोग हॉस्पिटल के ऐसे लोगों को चुना, उन्हें लालच दिया, जिनके जिम्मा था कि वो जो शीशियां होती हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी की और कैंसर की जो महंगी दवाइयों की जो इंजेक्शन है, उनको वो नष्ट करने का काम होता था। तो उनसे वो 4-5 हजार रुपए मुझसे खरीद लेते थे। उसके बाद उसको मोतीनगर जो दिल्ली का है और गुड़गांव में रिफिल करने का काम करते थे। तो इनके पास से वो सारी चीजें भी बरामद हुई हैं। और ये दवाइयां हिमांशु, ये दवाइयां ये दिल्ली में ही सिर्फ बेच रहे होते थे अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे, या फिर बाहर भी जाती थी? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी एक ही मेडिकल स्टोर है जिसके बारे में पुलिस को पता चला है, जो परवेज से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी जांच जारी। अब देखिए, बिहार तक जांच की आज पहुंच चुकी है, बिहार से गिरफ्तारी हुई है। तो अभी जब जांच आगे बढ़ेगी श्वेता, तो हो सकता है इस पूरे नेटवर्क में और लोगों, क्योंकि आप सोचिए 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, छोटा मोटा रैकेट नहीं है ये। और अभी पिछले रविवार को ही, यानी आप कह दीजिए कि मुश्किल से 10 दिन पहले, क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम ने तकरीबन 5 करोड़ की दवाइयां बरामद की थी, जिनमें 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। और वो लोग भी, ठीक है, वो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जैसे ये कैंसर से जुड़ी हुई है, तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण दवाइयां थी, जिसमें महंगी टैबलेट थे जो 200-300 रुपए के, या पेन किलर्स आते हैं, उस स्तर की दवाइयां थी जो वो लोग बना रहे थे। यही गाजिया, जहां पे और हिमांशु, पूरे प्लांट में जो तस्वीरें सामने आई है, जो आपने भी हमें फुटेज भेजा है, जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें लग रहा है कि बाकायदा बहुत ही प्लांट वे में वो तमाम चीजें, मशीन्स उनके पास उपलब्ध थी, जो कि वो आराम से उस फ्लैट में बनाते थे और बेचते थे बाहर। बिल्कुल, जो मशीन थी, देखिए इनके पास शीशी तो वही आ जाती थी ओरिजिनल, तो किसी को शक ना हो। अब वो पुरानी ना लगे, इसलिए उसको क्लीन करते थे। और दूसरी चीज, जब आप रिफिल करते हैं तो जो पैकिंग है, पैकिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो पैकिंग मशीन इनके पास से 3 बरामद हुई है। उन पैकिंग मशीन के जरिए ये उसको पैक करते थे। और एक हीट गन बरामद हुआ है। अगर प्लास्टिक का कहीं पे कवर है तो उसको प्लास्टिक का कवर चढ़ाने के लिए हीट गन का ये प्रयोग करते थे। तो इसकी मदद से ये पूरा सिस्टम था। तो इसका मतलब इन्होंने जिस तरीके से इनका नेटवर्क ये चल रहा था श्वेता, इससे साफ जाहिर है कि ये इनके पीछे कुछ और लोग भी और शामिल हो सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस जो है उन तक पहुंचे और ये नकली मेडिसिन का जो ये कारोबार है, गोरख धंधा, जिससे कि किसी की जान तक जा सकती है, वो कम से कम खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए। आपसे और आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान, जो कि डायरेक्टर है धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत ही गंभीर सवाल, तमाम लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तमाम मेहमान भी। हम एक समय में प्रचार में देखते थे, सुनते थे कि जो बोतल बंद पानी है उसको पीने के बाद भी आपको उस बोतल को कैसे क्रश कर देना है और किस तरह से आपको क्रश करके उसको फेंकना है ताकि फिर से उसमें गंदा पानी रिफिल होके आप तक ना पहुंचे। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि ऐसी दवाइयां जिससे किसी की जान भी जा सकती है और जान बच सकती है, कैंसर जैसी बीमारी जिसमें इंसान खुद ही डरा रहता है। कई बार आपको 3rd स्टेज में पता चलता है कैंसर का, लास्ट स्टेज में पता चलता है, और उसमें अगर नकली दवाइयां मिल रही हो, डॉक्टर अंशुमान क्या कहेंगे, कितना खतरनाक? देखिए, इसको मास मर्डर की उपाधि देनी चाहिए। ये एक मर्डर नहीं है। दूसरा, ट्रस्ट के साथ तो जो खिलवाड़ है ही है, और ट्रस्ट सबका टूटा है। अब मरीज ट्रस्ट से डॉक्टर के पास आया कि मेरा इलाज होगा, डॉक्टर ने कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब कर दी, इम्यूनोथेरेपी भी दी, और उस दवा से असर नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी परेशान कि असर हो क्यों नहीं रहा है, कैंसर कम क्यों नहीं हो रहा है, और मरीज तो परेशान है ही है। ऊपर से मरीज ने खर्चा भी किया। अब ये ट्रस्ट जो ब्रीच हुआ, आमतौर पे संज्ञा ये दी जाती है कि कैंसर लाइलाज है। लाइलाज नहीं है। ये जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है, ये हर तरीके से, ये अगर कहें कि यही एक कैंसर है तो अतिशक्ति नहीं होगी इसमें।
बिल्कुल। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के। सर, इस तरह की खबरें पहली बार नहीं है, आपके भी संज्ञान में पहले भी इस तरह की खबरें आई होंगी, लेकिन इस तरह के गोरख धंधे में कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े होते हैं, यहां तक कि जहां पर दवाइयां बेची जाती हैं, जो केमिस्ट होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी देखने को मिलती है। कैसे इससे बचें, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पे 4 स्तर पे जैसे किया जा सकता है। जैसे शुरू में अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में भी बताया कि हॉस्पिटल के लेवल पे कि हॉस्पिटल में वैसे सब चीजें पॉलिसीज इन प्लेस होती है। बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट, जैसा इसमें बताया गया है कि वहां से वो जो बॉटल्स हैं वो बॉटल बाहर गई हैं, बॉटल्स वहीं पर डिस्कार्ड होती है इस तरह की दवाइयां, तो वो डिस्कार्ड नहीं हुई, वो उसके बाद बाहर गई, एम्प्टी शीशियां खाली। उसके बाद अगर हम देखिए हॉस्पिटल के स्तर पे तो डेफिनेटली हमें इस चीज को एक बार और स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन, खास तौर पे इस तरह की दवाइयां जो बाहर से आती है, पहली बात। दूसरा, इसके ऊपर अटेंडेंट की बात करें या पेशेंट की, देखिए वो तो हम बात कर रहे हैं और इस शो के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा कि कितना हम और अवेयर कर पाए, कितना ज्यादा और बता पाए, ताकि लेमैन पूरी तरह से अवेयर रहे। अटेंडेंट उस तरह से परेशान होते हैं, पेशेंट उस तरह से परेशान होते हैं, तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होते नहीं। पर ज्यादातर कहां पर इश्यू हो जाता है कि जैसे अगर आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बता रहे हैं कहीं से कि आपको यहाँ इस सोर्स से लेनी है, तो कई बार अगर उस सोर्स से ना लेके और वो, क्योंकि ज्यादातर ये कैंसर वाली दवाइयां कैंसर हॉस्पिटल्स के बाहर, अगर आप किसी भी अनजान बिना किसी से रिसोर्स से लेंगे तो वहां पर कई बार इस तरह के इश्यू होने का चांस रहता है। और कई बार इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कंपेयर करी 1-2 जगह पे कि आपको इतने में मिल रही है और कहीं पर बिल्कुल चीप मिल रही है, रेट बहुत कम, तो वो भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप इस तरह से ऑर्डर कर रहे हैं और आपको सोर्स ठीक से नहीं पता। तीसरी पॉसिबिलिटी फार्मेसीज पे, केमिस्ट शॉप पे, कि केमिस्ट भी अगर प्रोक्योर कर रहा है वो दवाइयां, तो वो भी निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि भाई वो कहां से ले रहा है, किसी ऑथराइज्ड। इसमें कोई पैरामीटर्स होते हैं कि नहीं है डॉक्टर समीर, कि अगर इवन केमिस्ट भी अगर लेता है तो वो कुछ चेक करके लेता है, नहीं लेता है, या फिर किन एजेंसी के थ्रू वो लेता है? हाँ, पैरामीटर्स तो निश्चित तौर पे सभी जगह पर है, हर लेवल पर है कि केमिस्ट भी लेगा तो वो ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट से ही प्रोक्योर करेगा। पर कई बार वही रेट के चक्कर में, प्राइस के चक्कर में अगर ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने अनऑथराइज्ड से प्रोक्योर कर लिया, हाँ, कम रेट के अंदर ले लिया, आगे पेशेंट को तो ठीक है बिल दे के उन्होंने दिया, बट वो आया सोर्स कहाँ से है, तो ये चीजें, तो ये कुछ यहाँ पर है जहां पर इस तरह की मिस्टेक होने की संभावनाएं बनी रहती है। पर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा पेशेंट अटेंडेंट अपने डॉक्टर से एक बार जरूर वेरीफाई कराए सोर्स जहां से भी वो प्रोक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर रमेश चंद्रा हमारे साथ हैं, जो कि हेड हैं प्रोफेसर केमिस्ट्री के दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सर, आपसे यह समझना चाहेंगे कि कई बार हमने देखा है कि नकली शीशियों में, ये तो बहुत बड़ी खबर आई है कि कैंसर की दवाओं को इस तरह से बेचा जा रहा था, फर्जीवाड़ा हो रहा था, लेकिन कई और भी बीमारियां हैं जिसको लेकर, जैसे थायराइड की दवाई और दूसरी दवाइयां भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों को वो दवाइयां पहुंच रही हैं, मिल रही हैं। कॉम्पोजिशन चेंज करके दवाइयां बेच दी जाती हैं। कई बार डॉक्टर साहब भी, अभी अंशुमान भी बता रहे थे हमें कि कई बार होता है कि वाटर रिफिल करके दे दिया जाता है। तो इस सब तरह के भी चैलेंजेस सामने आते हैं। अब पेशेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो कैसे पता करे कि कॉम्पोजिशन क्या है इस शीशी के अंदर, आखिर है क्या। देखिए, ये जो इशू है एक बहुत मेजर इशू आपने उठाया है, और ये कोई नया रैकेट नहीं पकड़ा गया, ये बहुत सालों से रैकेट्स हैं। कोई पकड़ा गया है, ज्यादातर पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत हाईली कनेक्टेड रहते हैं, और दवाइयाँ पूरा राजपत्राय मार्केट भरा है फेक मेडिसिन से। वहाँ खाली कैप्सूल्स मिलते हैं, कैप्सूल्स के कवर मिलते हैं, उनके कैप्सूल्स के कवर में कई बार कैल्शियम कार्बोनेट डाल करके उनको भर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये कैंसर के लिए यूज होता है या किसी और बीमारी के लिए अवेलेबल है। इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, चाहे मेडिकल फ्रेटर्निटी हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, हम लोग सब जिम्मेदार हैं कि हम इसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं। ये इशू बड़े हॉस्पिटल्स में भी है और छोटे जो फार्मेसीज हैं उनमें बहुत मेजर है। मैं पर्सनल
नॉलेज से कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत फेक फार्मेसीज हैं जहाँ वहीं पर आदमी नौकरी करता है, उसी की प्राइवेट कंपनी के गराज में चल रही है, वहीं से दवा बना करके और वो फेक मेडिसिन एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन समाज को जो रोकने वाले लोग हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं। जो छोटी सी मेडिसिन कोई 2 रुपए की आती है और हम उसको 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए में जो 20 के जो लोग हैं वो 8 रुपए किसी में डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। बिल्कुल, इस कंट्री में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी को पनिश ही नहीं कर पाते हैं। वो तो आज पकड़े गए, वो 2 दिन 4 दिन बाद बेल पर आ जाए, मुकदमा लड़ेंगे, फिर दोबारा। आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है प्रोफेसर साहब, इसका जवाब मुझे लगता है कि वेद भूषण जी अगर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। वेद भूषण जी जो कि फॉर्मर एसीपी है दिल्ली पुलिस के, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जो सवाल इस वक्त प्रोफेसर साहब ने उठाया है और शुरू से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सिर्फ अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, दरअसल ये तो हत्या है सीधे तौर पर जो किया जा रहा है। क्या हमारे कानून में, हमारा कानून क्या कहता है, ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा मुकर्रर की जा सकती है, ऐसे लोगों को कैसी सजा दी जाती है? देखिए, प्रोग्राम के शुरू में डॉक्टर अंशुमान ने जिक्र किया था मास मर्डर। ये इट अमाउंट्स टू मास मर्डर। जो मर्डर की सजा है वो फांसी है, वो होनी चाहिए। परंतु चूंकि जो कड़ियां हैं बीच की कानून की, जो कमजोरियां, उसका फायदा इस तरह के गैंग जो ऑपरेट करने और बड़े प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं। आपको याद होगा पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जब कोविड से जूझ रही थी, एक रेमडेसिविर एक दवाई थी जिसकी कीमत कुल 10-12 हजार रुपए है, वो लाखों में बेची गई थी। चलो वहां तक ठीक है, लाखों रुपए में आपने बेच दी, परंतु उसमें रेमडेसिविर में ये भी निकल कर आया कि वो दवाई उसमें पानी भर के बेच दिया गया। आप तो बिल्कुल एकदम ब्लैक भी कर रहे हैं और जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो तमाम जो चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में अक्सर आती रहती हैं, उसके तमाम जो कानून की पेचीदगियां हैं इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो प्रोविजंस है वो इतने डेटरेंट नहीं है। जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट होता है, ड्रग्स के लिए एक्ट होता है, इतना खतरनाक ड्रैकोनियन बताया गया, उसमें फांसी तक का प्रोविजन करा गया है। तमाम प्रॉपर्टीज उनकी सीज हो जाती हैं और उनके लिए बेल लेना नामुमकिन होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होता है कि दवाई या ड्रग्स मेरे से नहीं मिली है या मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूं, परंतु चूंकि इसमें कानून की कमियों का फायदा उठाकर इस तरह के लोग बेल लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रायल का प्रोसीजर बहुत लंबा है और उसको अदालत में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। अब जिस तरह से ये केस वर्कआउट हुआ है जिसमें शीशी वही है, रैपर वही है, कैसे एक ड्रग केमिस्ट या दुकानदार कैसे पहचाने कि ये असली है नकली है? फिर एक कहावत है ना, लालच बुरी बला है। अब 100 रुपए की चीज आप 10 रुपए 15 रुपए में ले रहे हैं, तो आप ग्राहक को भी कहीं ना कहीं अलर्ट होना चाहिए कि मुझे इतनी सस्ती दवाई क्यों दी जा रही है, जबकि इस दवाई की कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कैंसर में इस्तेमाल की जाती है, इसकी कीमत लाखों रुपए में है। परंतु यदि कोई लालच दे रहा है आपको कि ये दवाई मैं आपको डिस्काउंट में दिलवा दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाइयां होती हैं, इस तरह की चीजें अक्सर निकल कर आई हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये जो दवाइयां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये चैरिटी में दी जाती हैं। अब उनको चैरिटी के लाखों रुपए की दवाइयां आप छोटे से बैग के अंदर एक बार यदि यूरोप से जर्मनी से लाने में इंडिया में कामयाब हो गए और लाखों रुपए एक झटके के अंदर आपकी जेब के अंदर आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है इन दवाइयों के लिए। क्योंकि इतनी अवेयर नहीं है, एक कस्टमर, एक आम आदमी है, उसको नहीं पता, उसका पेशेंट मरने के कगार पर बैठा हुआ है, वो तो केवल विश्वास करके, केमिस्ट पर विश्वास करके। बिल्कुल सर, आगे आपसे ये भी जानेंगे। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर्स भी हैं और साथ ही साथ अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है, 2 लोग तो अस्पताल में ही काम करते थे, जिनका ये काम था कि उन्हें डिस्पोज ऑफ करना था उन शीशियों को। डॉक्टर अंशुमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर आप लोगों को ये बता भी पाए कि लोग कैसे पहचाने, जब आपके पास कोई आता है, विश्वास करके आता है, दवाई आप प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग दवा खरीदते हैं, उससे कैसे पता कि उसने जो दवा खरीदी है वो असली है या नकली? बिल्कुल, इसके लिए मैं कुछ कैंसर की दवाइयों का वाइल लेके आया हूं दिखाने के लिए। पहले तो नकली दवा क्या है समझ लीजिए। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि खाली वाइल में क्या भर रहा है कुछ भी नहीं पता है, लेकिन लेबल वाइल सब ओरिजिनल है। तो इस केस में जो मैं कहने जा रहा हूं क्यूआर कोड स्कैनिंग, ये काम नहीं करेगी। जरा आप वो शीशे भी दिखा दीजिए। हाँ। दूसरा एक संभव हो सकता है क्यूआर कोड स्कैनिंग जब मैं कहता हूं, तो इस जगह देख सकते हैं आप कि एक जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे क्यूआर कोड होता है, यहां क्यूआर कोड है, आप अपने मोबाइल से खोलें,
इसको स्कैन करें, वेबसाइट की लिंक होगी, उसको क्लिक करेंगे, इस दवा के बारे में किस कंपनी ने बनाया है, बैच नंबर क्या है, ये सारा डिटेल, मतलब दवा की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारा इस क्यूआर कोड के अंदर छुपा हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पैक ही ओरिजिनल है, इसमें अंदर भरी दवा नकली है, इसका सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए मैं हर समय क्या कहता हूं कि ये सारी दवा कंपनी के बैच जब निकलते हैं दवाइयों के, गवर्नमेंट की वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिसको ड्रग एंड फार्मेसी कंट्रोल जिसके पास है, उसके वेबसाइट पे लिंक हो, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, उससे कनेक्ट हो और ये बता दे कि ये ओरिजिनल दवा है कि नहीं। सिंपल, डॉक्टर नहीं पहचान सकता है, मरीज नहीं पहचान सकता है। अब तरीका क्या है कि कैसे आप इंश्योर करेंगे? दवा कंपनी में बनती है, वो जाती है सीएनएफ के पास। सीएनएफ हर स्टेट का एक सेंट्रल बॉडी है जो दवा प्रोक्योर करेगा। वहां से जाती है दवा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है फार्मेसी में। इस पे बैच नंबर का ट्रेल चेन है कि नहीं, मरीज को जब कैश मेमो या बिल देते हैं उस पर लिख के देना है, मरीज उसको मिला ले। जो सारे पैनलिस्ट ने कहा एक्सपोनेंशियली आपको प्रॉफिट में कमी मिल रही है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, तो शक की निगाह से देखें। दवा के रैपर में कोई टूट फूट हो, शक की निगाह से देखें। इस वायल को जब तैयार किया जाता है, इसमें कोई सेडिमेंट हो, मतलब कोई गंदगी घूमे जब तैयार करने के बाद, तब देखें। और हॉस्पिटल के लेवल पे एनएबीएच जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो कहता है कि इस वायल को इस्तेमाल करने के बाद क्रश करें और इसके रैपर को अगर कोई पीएसयू कोई पैनल कंपनी है तो उसको भेजें, ताकि डबली चेक हो कि आपने दवा इस्तेमाल कर लिया है और दवा इस्तेमाल किए हुए वायल को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि रीयूज ना हो। ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जिसपे होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतना ज्यादा लिखा जाता है 1.5 लाख रुपए, और इस दवा पे फ्लैट 30% 40% डिस्काउंट। इसी बात को डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर समीर से यहां पर मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, डॉक्टर समीर इस वक्त नहीं है हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वेद भूषण जी लगातार बने हुए हैं। वेद भूषण जी, जिस तरह से बता रहे थे डॉक्टर अंशुमान कि इन्होंने तो चेक पॉइंट्स बता दिए कि आप किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इस तरह के फर्जीवाड़े में हमारे यहाँ क्या प्रावधान है हमारे कानून में, अगर ऐसे कोई पकड़ा जाता है तो बताएं। देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा पेच है जो आपने लास्ट में सवाल पूछा है। क्योंकि इन मामलों के अंदर जो शिकायत करता है या जो बीमार है, वो तो डेथ हो चुकी होती है, कैंसर का पेशेंट है, वो तो अवेलेबल नहीं होगा गवाही के लिए। गवाही के लिए क्या अवेलेबल होगा? जो डॉक्टर साहब ने फाइल्स दिखाए, डॉक्टर साहब ने जो प्रिंटेड मटेरियल दिखाया, वही एक एविडेंस है, या उसके कंटेंट से। यदि वो कंटेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए तो फिर लेबोरेटरीज भी नहीं जा पाएंगे। तो उस तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं उसका फायदा अदालत में ट्रायल के टाइम पर लिया जाता है। बल्कि मेरा कहना रिवर्स है कि जो भी एक्सपेंसिव लाइफ सेविंग ड्रग्स जो लाखों में जाती हैं, वो यूज करने के बाद में उनको प्रिजर्व रखा जाए टिल कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, या कुछ जो स्पेसिफाइड करें। क्योंकि ड्रग्स कंट्रोलर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है दवाइयों के फील्ड के अंदर। परंतु जिस तरह से अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी जगह जहां पर क्लेम करती थी सरकारें कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, वहां मैक्सिमम दवाइयां नकली पाई गई हैं। ये वो छोटी छोटी दवाइयां हैं जो आमतौर पर घरों के अंदर बुखार, खांसी, जुकाम, छोटी छोटी चीजों के लिए दी जाती हैं। परंतु यहाँ तो जिंदगी का सवाल है, जिंदगी चली गई। रेमडेसिविर का मैंने नाम लिया था, लोग मर गए दवाई के इस्तेमाल के बाद में। वो कैसे गवाही देने अदालतों के अंदर आएंगे? अदालतों के अंदर यही तरीका है जो मैंने पहले बताया कि कानून को इतना ड्रैकोनियन बना दिया जाए। आपको ध्यान होना चाहिए, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सिस्टम के दवाई तो, आप खरीद ही नहीं पाएंगे। वहां तो बुखार के लिए मतलब पैरासिटामोल खरीदना भी आपको फॉरेन कंट्री में मुश्किल है, आप पैरासिटामोल भी नहीं खरीद सकते। आप केमिस्ट पर खड़े रहिए, आपको देगा ही नहीं दवाई, मना कर देगा, सॉरी। वो बोल देगा आप प्रिस्क्रिप्शन लाइए, देन आई विल गिव यू द मेडिसिन। तो इस तरह के जब तक पैरामीटर इंडिया में लागू नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी, मैं पुलिस से रिटायर्ड आदमी हूं और मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं जो ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। एक आम आदमी को क्या जानकारी होगी कि वो कहां से खरीदे, किस से खरीदे? वो तो केवल एक छोटे से प्रॉफिट के लिए, इसलिए मैंने बोला था लालच को नहीं बुलाए। वो तो केवल लालच के लिए अपने पैसे दे तो उसको कम मिल जाएंगे, उसका पेशेंट बच जाएगा, बल्कि हो है उसको जान के बिल्कुल। तो मार्जिन के चक्कर में, लालच के चक्कर में, जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने भी बताया कि एक जगह आप जाएंगे कहीं तो आपको फ्लैट 30%
कम में आपको दवा मिल रही है और दूसरी जगह वही दवा जो आपको 1.5 लाख में मिल रही है। तो ऐसे में लालच से भी अपने आप को बचाना है और कहीं ना कहीं इस तरह का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें कानून में भी हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिस तरह से सर बता रहे थे वेदभूषण जी, कि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले या इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसकी जिंदगी पर क्या असर या उसके परिवार पर किस तरह का असर पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।